एक किसान के खेत में सरसों की फसल पक चुकी थी तो उसके बाद वह मजदूरों को खेत से फसल निकालने के लिए भेजता है। लेकिन जैसे ही मजदूर वहां पर जाते हैं और थोड़ी देर काम करते हैं तो दोपहर के 2 बजे किसान को फोन करके घबराए हुए वहां पर बुलाते हैं। कहते कि साहब आपके खेत में तो एक मानव कंकाल पड़ा हुआ है। इस बात को सुनकर किसान भी घबराता हुआ वहां पर जाता है और वहां पर जाने के बाद जैसे उस मानव कंकाल को देखता है तो वह फौरन से पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस यहां पर आ जाती है। अब पुलिस वाले जब कंकाल को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये कंकाल कम से कम 1-2 महीने पुराना है और उसके बाद इधर उधर जब जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें वैसे तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन उस कंकाल के शरीर पर जो कपड़े थे वह एक साड़ी थी और उस साड़ी के अंदर एक कोने पर एक गांठ लगी हुई थी। अब उसके बाद पुलिस वाले उस गांठ को खोलते हैं तो उसके अंदर एक मोबाइल नंबर मिलता है जो कि एक पर्ची पर लिखा हुआ था और जैसे उस मोबाइल नंबर की तहकीकात वो लोग करते हैं तो यहाँ पर उन्हें एक ऐसी कहानी पता चलती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और जो लोग भी इस बात को सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। क्या था ऐसा मोबाइल नंबर के पीछे और क्या थी वो कहानी, कौन थी ये महिला, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू टुडे चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के टोंक जिले का एक जमींदार होता है। वह जब देखता है कि उसकी फसल कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद मजदूरों को भेजकर उसे कटवाने लगता है, लेकिन तभी मजदूरों को खेत के अंदर से एक मानव कंकाल मिलता है। उसके बाद वो लोग जमींदार को बुलाते हैं और जमींदार जो होता है वो पुलिस वालों को बुला लेता है। अब पुलिस वाले आकर जब जांच पड़ताल करने लगते हैं तो वहां पर उन्हें एक साड़ी मिलती है जिस साड़ी के कोने पर एक गांठ लगी हुई थी। तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह उस गांठ को खोलते हैं और उसके अंदर उन्हें एक मोबाइल नंबर मिलता है। अब पुलिस वाले बॉडी को तो फोरेंसिक के लिए भेज देते हैं, यानी पोस्टमार्टम के लिए। हालांकि पोस्टमार्टम होना ही क्या था, पूरा के पूरा कंकाल था। और उसके बाद उस नंबर की जांच पड़ताल निकालने लगते हैं। जब नंबर की जांच पड़ताल निकाली जाती है तो यह नंबर एक हरिराम नाम के व्यक्ति का था जो कि थोड़ी दूर के एक गांव का था। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो फौरन से उस व्यक्ति को उठा लेते हैं और उठाने के बाद जब उससे पूछते हैं तो वह कहता है कि साहब मुझे नहीं पता, अब मेरा नंबर कोई भी अपने पास पर्ची में लिखकर रख लेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसे जानता हूं। तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह उससे और भी बातें पूछते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले बार बार उससे पूछ रहे थे तो बार बार वह बातों को बदल रहा था। यानी कि कुछ बातें पूछते हैं कि इससे इतने दिन पहले तुम कहाँ थे, वहां क्या कर रहे थे, कैसा काम था, किस लिए वहां पर गए थे। तो इस तरह की बातों में वो बार बार बातों को बदलता है और इसके बाद पुलिस को न जाने क्यों शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है और इस महिला को जरूर से जानता है जिसका कंकाल उस व्यक्ति के खेत में मिला था। इसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं अब सख्ती से उससे पूछताछ करने लगते हैं और जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर हरिराम टूटता है और बता देता है कि साहब ये जो कंकाल आपको मिला है ये कमला नाम की महिला का है जिसकी उम्र 30 साल थी और जो हमारे पास ही के गांव में रहा करती थी। उसके पति का नाम कल्लू होता है और कल्लू मेरे यहाँ पर खेती किसानी किया करता था क्योंकि हरिराम काफी ज्यादा रसूखदार व्यक्ति है और जिम्मेदार टाइप का है। पुलिस वाले उसे और पूछते हैं और वह पूरी कहानी बताता है, जिस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले उसे जेल के अंदर डालते हैं क्योंकि इसी ने इसको इस दुनिया से विदा किया था। दरअसल यहाँ पर जो कमला थी उसकी शादी होती है कल्लू नाम के एक व्यक्ति थे। कमला जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और आज से 10 साल पहले उसकी कल्लू नाम के व्यक्ति से शादी हुई थी। कल्लू जो कि मेहनत मजदूरी किया करता था और शादी के बाद वह कमला के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और शादी को जैसे 10 साल बीतते हैं तो 10 साल बीतते बीतते अब तक इनको 4 बच्चे हो चुके थे और जैसे चौथा बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद जो कल्लू होता है वह अब खर्चे की पूर्ति नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से कल्लू सोचने लगता है कि क्यों ना कोई और काम किया जाए और इसी वजह से वह पड़ोस के गांव में रहने वाले हरिराम के पास जाता है जो कि अच्छा ही बड़ा जमींदार है जिसके पास काफी सारी जमीन है। तो उससे बाद वह उससे जाकर कहने लगता है कि भाई साहब देखो, मैं आपकी खेती कर दूंगा, कुछ खेती को मुझको ऐसे दे दो कि मैं कर दूंगा, आधा आधा खर्चा लगेगा लेकिन कमाई जो होगी वो भी आधी आधी हो जाएगी, यानी कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक तरह से बटाई पर जमीन को मांग लेता है। उसके बाद जो जमींदार होता है वो भी सोचता है कि मेरे पास काफी जमीन है, कुछ जमीन इसे भी दे देता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो पति कमला का कल्लू होता है वह वहां पर काम करने लगता है और काम के दौरान जब उसे कई दिन वहां पर काम करते हुए हो जाते हैं तो एक दिन अचानक से वह कहीं चला जाता है।
अब जो कि जमींदार होता है वह इस बात की चिंता करते हुए सीधा उसके घर पहुंच जाता है और जैसे उसके घर पहुंचता है तो यहाँ पर कमला उसे देखती है। अब कमला देखकर उसे कहने लगती है कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जो हरिराम होता है वह कमला की तरफ एकटक निहारता ही रह जाता है, क्योंकि कमला शादी के 10 साल बाद भी इतनी खूबसूरत थी जितनी कि वो शादी के टाइम पर थी, बल्कि अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। उसको वह खड़ा खड़ा देखता रहता है और जब कमला उससे कहती है कि आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उसके बाद जो हरिराम होता है वह बताता है कि मेरा नाम फलाना है और मैं तुम्हारे जो पति हैं उनका जमींदार हूं, यानी कि मेरी जमीन पर ही वो खेती किया करते हैं। अब इस बात को सुनकर कमला कहती है कि माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं और कोई बात नहीं, आप खड़े क्यों हो, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी बनाती हूँ। उसके बाद कमला घर के अंदर जाती है, उसके लिए चाय पानी बनाती है। हरिराम बाहर बैठकर केवल कमला की तरफ ही देख रहा था और कमला भी इस बात को नोटिस कर लेती है। हरिराम जब कमला चाय पानी लेकर आती, चाय पानी पीता है और चाय पानी पीने के बाद वह वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद जब कमला उसे एक बार दिख जाती है तो वह बार बार उसे देखना चाहता है और इसी वजह से हरिराम बार बार वहां पर आया करता, उसके बच्चों के लिए मिठाई भी लाया करता। इधर जो कल्लू होता है वह तो खेतों पर ही काम किया करता है। उसके बाद यहाँ पर जो हरिराम होता है जब वह बार बार आता है तो एक दिन मौका देखकर वह कमला से अपने प्यार का इजहार कर देता है। इधर जो कमला होती है वह भी देखती है कि जमींदार है, अच्छा खासा रुपया पैसा है और इसी वजह से वह भी उसके प्यार के इजहार को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग जन्म ले लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं तो जो कमला होती है वह कहने लगती है कि देखो अब ना मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और मैं अब तुम्हारे साथ ही जीवन को बिताना चाहती हूँ, लेकिन हाँ मुझे अपने बच्चे भी चाहिए, बच्चों को भी मैं नहीं छोड़ सकती। इस बात को सुनकर जो हरिराम होता है वो पहले तो कहता है कि नहीं रहने देते हैं ना, ऐसे सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमला बार बार इस बात के लिए फोर्स करती है। जब कमला बार बार इस बात के लिए फोर्स करती है तो उसके बाद जो हरिराम होता है वो कहता है कि ठीक है ऐसा करते हैं, पहले ना तुम ऐसा करो, अपना घर छोड़ दो और घर छोड़ने के बाद मेरे साथ अलग से रहो, मैं तुम्हारे लिए किराए का कमरा ले दूंगा और वहीं पर रह लेना। ऐसा कहकर हरिराम कहने लगता है कि जब वहां पर तुम रहोगे और यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाएगा तो उसके बाद मैं तुम्हारे बच्चों को भी ले जाऊंगा और साथ में हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। इस बात को सुनकर कमला भी इस बात के लिए मान जाती है और जब ये घटना हुई थी उससे 10 महीने पहले जो हरिराम होता है वह कमला को लेकर पास ही के शहर में चला जाता है। वहां पर उसने एक किराए का कमरा लिया और उसके अंदर कमला को ठहरा दिया। वह 2 दिन तक उसके साथ भी समय बिताता है और कहता है कि ठीक है मैं गांव जा रहा हूं, वरना अगर मैं यहां पर रहूंगा तो लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपना एक मोबाइल नंबर एक पर्ची पर लिखता है और कहता है कि देखो तुम्हें अकेले ही घूमना होगा और जब तक हम दोनों एक साथ शादी नहीं कर ले से उससे पहले हम लोग एक साथ नहीं घूम सकते। तो यहां पर जब भी तुम घूमोगे अकेले घूमना, ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे सीधा फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। इस बात को सुनकर कमला उस पर्ची को ले लेती है, क्योंकि कमला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो पूरी तरह से अनपढ़ है और इसी वजह से वो उस पर्ची को संभाल कर अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ लगा लेती है। हरिराम जो होता है वह यहाँ से अपने गांव चला जाता है और गांव में जाने के बाद इधर उधर ऐसे ही घूमता है। इधर यहाँ पर जो उसका पति कल्लू होता है, जिस दिन कमला गायब हुई थी उस दिन वह वहां पर आया था और आने के बाद जब अपनी पत्नी को देखता है कि बच्चे घर पर हैं, पत्नी यहाँ पर नहीं है, तो उसको इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन जब ढूंढने से वो कहीं भी नहीं मिलती है तो 2 दिन तक उसकी राह देखता है और 2 दिन बाद अचानक से पुलिस स्टेशन में इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। लेकिन चूंकि जो कल्लू था वह काफी ज्यादा गरीब व्यक्ति था, तो इसी वजह से पुलिस वाले इस बात को कोई भी तवज्जो नहीं देते हैं और यहाँ पर जो कल्लू होता है वह भी इसी तरह से चुपचाप बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे कैसे जीवन व्यतीत होगा। ऐसा सोचकर वह अपने घर पर रहने लगता है। इधर जो हरिराम होता है वह अब बार बार वहां से सीधा कमला के पास जाया करता, उसके साथ समय बिताया करता और उसके बाद वापस लौट आता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन बातों को 8 से 9 महीने बीतते हैं तो उसी दौरान जो कमला है वह हरिराम से कहने लगती है देखो अब ना मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती, तुम ऐसा करो मेरे बच्चों को ले आओ और हम दोनों शादी कर लेते हैं। हरिराम जो होता है उससे कहने लगता है कि अभी को कुछ दिन और बाद देखते हैं। लेकिन कमला जो है वो बार बार बच्चों को देखने की जिद करने लगती है और कहती है कि नहीं अब मुझसे शादी करो और मैं अपने बच्चों को अपने पास देखना चाहती हूँ। इसके बाद जो हरिराम होता है वह कहता है कि ठीक है मैं कुछ ना कुछ करता हूँ और तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर हरिराम वहां से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही अपने मेरे भाई महावीर पर फोन मिला देता है और कहता है कि यार ऐसे ऐसी बात हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद उन दोनों में कोई प्लानिंग होती है और प्लानिंग के तहत
खेत। फिलहाल तो हरीराम जो होता है वो वहां से अपने घर चला जाता है, लेकिन दोबारा से जब आता है तो वो तारीख होती है 12 जनवरी 2021। 12 जनवरी 2021 को जो हरीराम होता है वह अपनी प्रेमिका कमला के कमरे पर आता है और वहां पर उसे खूब समझाता है। कहता है देखो ऐसा मत करो, क्योंकि जो हरीराम था वह उसे चाहता था, यानी कि उसे ये था कि शादी भी ना करूं लेकिन ये भी हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और कहीं ना कहीं उसे वो पसंद आ गई थी। लेकिन यहाँ पर जो कमला है वो साफ साफ बोल देती है, कहती कि देखो मुझे नहीं पता, अब तुम्हें बच्चों की याद आ रही है कि तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, उस टाइम पर कहाँ थी? पहले ही मेरे साथ ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था। इस बात को सुनकर जो हरीराम होता है वो कहता कि ठीक है तो हम लोग शादी करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझा बुझाने के बाद वह अपने मेरे भाई महावीर को फोन करता है और उसे भी यहीं पर बुला लेता है। रात भर वो लोग इसी घर के अंदर रहते हैं, लेकिन 13 जनवरी 2021 को वो लोग उसे बाइक पर बिठाते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब घर चल रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे बच्चे भी आ जाएंगे। कमला बड़ी खुश होती है, लेकिन उसके बाद पूरा दिन भर वह उसे बाइक पर लेकर इधर उधर घूमते हैं और जैसे शाम होती है तो शाम के समय वो लोग एक जगह रुककर शराब पीने लगते हैं। सुनसान एरिया था, खेतों का एरिया था और वहीं पर बैठकर शराब पीते हैं, यानी कि महावीर और उसका जो भुआ का लड़का होता है यहाँ पर हरीराम, वो दोनों बैठकर शराब पीते हैं और शराब के नशे में जब वो लोग धुत हो जाते हैं तो उसके बाद जो महावीर और साथ में जो हरीराम होता है वो दोनों के दोनों यहाँ पर कमला को इस दुनिया से विदा कर देते हैं, उसके गले को दाबकर। जब कमला इस दुनिया से विदा हो जाती है तो उसके बाद उसकी बॉडी को एक खेत के बीचों बीच डाल दिया जाता है, जो कि सरसों का खेत था। इसके बाद दोनों के दोनों वहां से बाइक लेते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब ये जो बात होती है 13 जनवरी 2021 की होती है, लेकिन धीरे धीरे जब इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और 10 फरवरी 2021 आता है तो उसी दौरान पुलिस वालों को इसका कंकाल इस खेत से मिल जाता है और उसके बाद पुलिस वाले जब इससे बातचीत करते हैं तो ये पूरी कहानी वह बयां कर देता है। इसके बाद कल्लू को इन्फॉर्म किया जाता है और कल्लू जैसे वहां पर आता है तो वह भी बता देता है कि साहब मेरी ऐसे ऐसे शादी हुई थी और शादी होने के बाद हम लोग ऐसे रह रहे थे, लेकिन अब मेरे बच्चों की देखरेख कौन करेगा जब मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो पुलिस वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि भाई होने को कौन टाल सकता है, इसमें कई फैक्टर हैं और उन फैक्टरों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो हमारा फर्ज था वो हमने निभा दिया। इसके बाद यहाँ पर जो हरीराम होता है और उसका जो मेरा भाई होता है महावीर, उन दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, लेकिन वो बच्चे अब बिना मां के रह गए। पुलिस वाले जो होते हैं वह उन लोगों पर कार्रवाई करते हैं, उचित मामला दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे डाल देते हैं और उसके बाद उन पर केस चलने लगता है। यह थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोज़ पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहला नाम है फरमान शेख जी का, जो लिखते हैं कि सुदेश भाई आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। हम दिल्ली में सिलाई मशीन का काम करते हैं, बिहार कटिहार जिले से हूँ और उस माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने बेटे के साथ। जी बिल्कुल फरमान शेख भाई, आप सही कह रहे हो। आगे छगनदास खाडा बांध राजस्थान से, जो कि हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। छगनदास जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। राम बहादुर थापा जी है, जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखा करते हैं। तो राम बहादुर थापा जी लिखते हैं माँ को थोड़ा दया नहीं आया, बेटे को मरवा दिया। तो बिल्कुल राम बहादुर जी, ये घोर कलयुग चला हुआ है, अब इसमें दया का तो नाम ही नहीं पैदा होता, क्योंकि माँओं को कुछ भी नहीं दिखाई देता और ये हवस ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद माँ हैवान बन जाती हैं और अपने अपने बच्चों को इस तरह से इस दुनिया से विदा भी कर सकती हैं। यहाँ पर उससे आगे हमारे साथ है समाधान पाटिल। जब भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। तो समाधान पाटिल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, लिखते कि इस दुनिया में ऐसी भी माँ होती हैं जो अपने ही बेटे को ज्ञान से मार दी अपनी हवस के चक्कर में। यह माँ नहीं थी, शैतान थी। जय श्री राम। बिहार गोपालगंज, वार्ड नंबर 23 28 से, बिहार गोपालगंज से। तो हाँ मुनमुन श्रीवास्तव जी आप सही कह रहे हो, माँ नहीं बिल्कुल शैतान थी।
इससे आगे नाम आता है कश्यप दुपे जी का, लिखते हैं नाइस वीडियो। तो कश्यप जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे है निमान तोला जी जो हार्ट का सिंबल भेजते हैं। निमान तोला जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। गणेश वर्मा जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ से हैं, तो गणेश वर्मा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। सुजीत कुमार जी हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी होती है भाई साहब, नमस्कार राधे राधे। तो सुजीत कुमार जी तहे दिल से धन्यवाद। स्वपंडे जी कमेंट करते हैं और निमान तो दोबारा से आया इनका, स्वपंडे का दोबारा से आया है। गुरमीत ढांडा जी लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है। गुरमीत भांडा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा न माने, आपने आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।